डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज द गैल्वेनोमीटर। हम इसमें क्योंकि डिटेल पोर्शन तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम टॉपिक्स को समराइज कर रहे हैं और उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं और जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या चल रहे हैं। तो अगर हम लास्ट टॉपिक को लेके आए तो उसके अंदर हमने करंट कॉइल की बात की थी, जिसकी रोटेशंस को आपने ऑब्जर्व किया था। सो हम वही कॉइल यहां पर दिखा रहे हैं। इस बार हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो यूज की है वो हमारे पास है कनकेव मैग्नेट। क्यों यूज किया, इस रीजन पे बात करेंगे। कॉइल का एक टर्मिनल ऊपर कहीं कनेक्ट कर रखा है और साथ में एक पॉइंटर लगा रखा है जो इन्फॉर्म करेगा अबाउट दी रीडिंग्स, अबाउट दी डिफ्लेक्शंस। और नीचे हमने लगा रखा है एक स्पाइरल जो कि इसको ट्विस्ट होने में हेल्प आउट करेगा और फिर अनट्विस्ट करेगा, इसको रिस्टोर करेगा टू दी ओरिजिनल पोजीशन, ताकि जो नीडल है, जो पॉइंटर है, वापस जीरो पे भी जा सके। और नीचे हमने कनेक्ट कर रखा है अपना दूसरा टर्मिनल। अब सबसे पहली बात तो बच्चों समझने वाली है कि गैल्वेनोमीटर का जो मकसद है ना, जस्ट ये है हमारे पास डिटेक्शन। बात वक्त बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि गैल्वेनोमीटर का काम ना मेजरमेंट है, ऐसा हरगिज नहीं। गैल्वेनोमीटर का मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शंस को शो करना और ये बताना कि आया सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है या करंट का फ्लो है या नहीं है, बस। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है सर्किट के अंदर। अब हमने यहां पर क्योंकि इसके अंदर दो चीजों की वेरिएशंस दिखाई है। नंबर वन, एक वेरिएशन दिखाई हमने कनकेव मैग्नेट यूज किया, और दूसरी चीज जो बच्चों हम इसमें यूज करते हैं वो हमारे पास होता है सिलेंड्रिकल कोर। या इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर की फिलिंग करते हैं, बेसिकली वो कोर ही है। तो दोनों चीजों का इस्तेमाल क्यों किया, मकसद ये होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना लें। पहला जवाब, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जो एक किनारे से दूसरे किनारे चलेगी, थ्रू रेडियस चलेगी या रेडियल पाथ को फॉलो करेगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगी, या ये यूं समझ लें कि ये यूनिफॉर्म नहीं होंगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हमने कर दिया, क्योंकि यहां नॉन यूनिफॉर्म कर देने से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। सो रेडियल फील्ड करना चाहते हैं, मकसद क्या है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां एक छोटा सा आपको मैं अगर मैग्नेट का एक लुक दिखा दूं, एक तरफ हम नॉर्थ दिखाते हैं, दूसरी तरफ बच्चों हम दिखा देते हैं साउथ। तो अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है, अगर दरमियान में ये प्लेन पड़ा हुआ है और इस प्लेन का हमारे पास अगर ये सिलेंड्रिकल कोर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इस प्लेन से, नंबर वन आप जरा गौर से देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां इस रेडियल पाथ को फॉलो कर रही है। दरमियान से मैग्नेटिक फील्ड यहां इस तरफ आ रही है और ये यहां से इस तरफ आ रही है। इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है। ये आ गया कॉइल का मिड पॉइंट। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस रेडियल पाथ को फॉलो कर रही है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, पहले की तरह बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, बट यहां हो गया रहा मैग्नेटिक फील्ड के कनकेव हो जाने को, कनकेव पास जाने को या रेडियल पाथ को फॉलो करने को हम कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिससे स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बढ़ रही है। अब स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बढ़ने से यहां क्या मुराद होने वाला है, क्योंकि बेसिकली अगर यही फील्ड सीधी होती तो ये प्लेन से बाहर गुजर जाती, यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का इस कॉइल के साथ इंटरेक्शन ही ना होता, तो क्या होता कि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी ना लगती। तो हम ये देखते हैं कि जब सिलेंड्रिकल कोर यूज करते हैं और सिलेंड्रिकल या कनकेव मैग्नेट यूज करते हैं, तो किनारों से भी मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है, जो डायरेक्शन है, वो कॉइल की तरफ आ रहा है और कॉइल से गुजर रहे हैं। अब जब कॉइल से गुजरेंगे तो कॉइल के जो रीजन्स हैं, जो साइड्स हैं, उनके साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा और जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो एक सिचुएशन ये थी कि फील्ड सीधी थी और ऊपर से गुजर गई, एक सिचुएशन ये कि फील्ड मैक्सिमली प्लेन से गुजर रही है। तो पहली वाली सिचुएशन में हम कहते हैं कि फोर्स वीक, इंटरेक्शन क्योंकि नहीं हुआ, और दूसरे वाले में इंटरेक्शन हुआ तो फील्ड क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो एक बात तो हमारी क्लियर हो रही है कि फील्ड के स्ट्रेंथ होने या फील्ड के बढ़ जाने का मतलब यही है कि इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट कैरिंग कॉइल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंटरेक्शन यहां बढ़ रहा है। दूसरी चीज बच्चों यहां पर आपने देखनी है हमारे पास कि रेडियल करने से और क्या हुआ कि जहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम गुजार रहे हैं,
इस सिलेंड्रिकल कॉइल के साथ, इस कोर के साथ इसका जो नॉर्मल जो एंगल होगा, जो नॉर्मल होगा इस सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल एरिया का, वो हमेशा फील्ड से पैरेलल होगा। जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि मैक्सिमम इंटरेक्शन या मैक्सिमम फ्लो के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सरफेस से कुछ ऐसा गुजरना चाहिए परपेंडिकुलरली, और उस सरफेस के नॉर्मल के साथ इन फील्ड लाइंस को पैरेलल होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल टू एरिया, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सरफेस से परपेंडिकुलर हो, लेकिन नॉर्मल टू सरफेस के साथ क्या है, नॉर्मल टू एरिया के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटरेक्शन ऑफ फील्ड होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब बच्चों जब सिलेंड्रिकल कर दिया, तो सिलेंड्रिकल करने की वजह से क्या हुआ, ये नॉर्मल जो है ना हर जगह से, यहां नॉर्मल इस तरफ जा रहा है, यहां नॉर्मल अगर निकालूं तो इसका इधर जा रहा है, यहां निकालूं तो नॉर्मल इस तरफ जा रहा है। तो अब क्या होगा कि वहां से जो आने वाली फील्ड्स हैं उनका जो गुजर होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, इनसे पैरेलल होगा। ये हमारे पास आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेड कलर से, और ये मैंने दिखा दी नॉर्मल टू एरिया। अब क्योंकि यहां पर इनके दरमियान का जो प्लेन चल रहा है, प्लेन एंगल, या तो वो 180 है या वो दूसरी तरफ से चलेगा इनके साथ 0 डिग्री के साथ, तो मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा। तो मैक्सिमम इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी किससे बनी, बाय यूजिंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक बात यहां पर बच्चों गैल्वेनोमीटर के केस में सबसे पहले समझ ली कि हमें यहां पर कनकेव मैग्नेट और सिलेंड्रिकल कोर को यूज करने का मकसद क्या दिखता है कि फील्ड को रेडियल कर लिया जाए। रेडियल करने से क्या होगा, फील्ड का इंटरेक्शन कॉइल से ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ फील्ड की बढ़ गई है, और हर बार प्लेन ऑफ द कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा गुजरेंगी, तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा। इससे आगे अगर थोड़ा सा बच्चों हम आगे चलें तो इसमें भी दो तरह के टॉर्क दिखाई देते हैं। एक टॉर्क तो वो हो गया जो हमने पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया, और वो टॉर्क क्या है हमारे पास, टॉ इक्वल्स टू बी आई एन ए, कि जब भी कभी इससे करंट का फ्लो होगा, लाइक ये करंट का गुजर हो गया, करंट गुजर रहा है, तो कॉइल क्या करेगी, टॉर्क देगी, और इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी, तो इसे हम नाम दे देते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन इस डिफ्लेक्शन के साथ ही जो स्पाइरल लगा हुआ है ये भी ट्विस्ट हो रहा है, तो जैसे ही करंट का फ्लो बंद किया जाएगा, ये स्पाइरल ये अनट्विस्ट करेगा और कॉइल को वापस लेके आएगा टुवर्ड द ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन इसमें आने वाला जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा ये डिपेंड करेगा कि स्पाइरल की नेचर कितनी है या नेचर कैसी है। अगर ये सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तो जो पॉइंटर है वो वापस आएगा और वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट करेगा। अगर ये बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा हार्ड स्प्रिंग है, स्पाइरल है, तो स्पाइरल क्या करेगा, अचानक से वापस तो आएगा लेकिन एग्जैक्ट हो सकता है अपनी जगह तक वापस ना जा सके, या पॉइंटर जीरो पोजीशन से भी कहीं आगे की तरफ ले जाए, या हो सकता है दरमियान में कहीं स्टक हो जाए अगर ये रिजिड होगा। तो ये जो स्पाइरल है इसकी नेचर के चेंज कर देने की वजह से जो इसके अंदर आने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो वेरी करेगा। दैट मींस कि जो स्पाइरल में टॉर्क आने वाला है रिस्टोरिंग के दौरान वो डिपेंड करता है इसकी अपनी नेचर पे। तो अगर मैं इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बाद अगर रिस्टोरिंग शो करूं तो ये डिपेंड करता है इस स्पाइरल की नेचर पे, और फिर उसमें आने वाला जो एंगल है थीटा है कि उसमें कितनी रोटेशंस आई थी। अगर गैल्वेनोमीटर की कॉइल हमारे पास 30 डिग्री पे चली गई थी, रोटेशन ज्यादा थी, तो डेफिनेटली इसमें आने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा हो। अगर हमने करंट थोड़ा गुजारा था और हमारे पास डिफ्लेक्शन 15 डिग्री की थी, तो कॉइल रिस्टोरिंग में भी कम हमारे पास डिफ्लेक्शन देगी, तो कम टॉर्क आएगा। तो ये बात यहां पर निकलती है। दोनों बेसिकली टॉर्क्स बराबर हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन से हमने देखें कि ऑपोजिट है। इसमें कॉइल हमारे पास रोटेट करती है जब करंट गुजरता है, और ये कॉइल को वापस ले जाता है जब करंट हम खत्म कर देते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन बस ऑपोजिट है। फॉर्मूला अगर बच्चों अगर आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है इन दोनों के कंपैरिजन से, और वो क्या है कि करंट का एक रिलेशन निकल रहा है। हम कांस्टेंट्स सारे इकट्ठे कर लेते हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, तो हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट्स को अगर मैं खत्म कर दूं, हटा दूं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से रिप्लेस करूं, तो ये रिलेशन आता है कि जितना ज्यादा करंट गुजरेगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शंस आएंगी, और जितना कम इसमें से करंट गुजारेंगे उतनी ही कम डिफ्लेक्शंस आएंगी। अब बच्चों यहां पर देख लेते हैं कि जो हमारे पास करंट गुजरा वो तो हमें समझ में आ गया कि ज्यादा गुजारेंगे करंट तो ज्यादा डिफ्लेक्शंस आएंगी, कम करंट गुजारते हैं तो कम डिफ्लेक्शंस आएंगी। बट सवाल करता है कि बताएं कि गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो किन चीजों पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो बेसिकली सेंसिटिविटी क्या होती है कि डिफ्लेक्शंस, ज्यादा डिफ्लेक्शंस आ रही हैं, कम डिफ्लेक्शंस आ रही हैं, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ज्यादा मूव करता है, कम मूव करता है, सो दैट इज दी सेंसिटिविटी। तो अगर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखें तो थीटा इक्वल्स टू
इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, BIMA/C। और यहां भी बहुत सारे कांस्टेंट्स है बच्चों, जैसे कि C कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, बट यहां पर रिलेशन में एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, वो क्या है? करंट को थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं, क्योंकि करंट तो यूजर पे डिपेंड करता है कितना फ्लो करवा रहा है। बेसिकली सेंसिटिविटी फैब्रिकेशन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज है कि कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज लेकर आए कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो अच्छा वाला बन जाए। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग कर दूं, स्ट्रॉन्ग कनकेव मैग्नेट यूज करूं, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आ सकती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नंबर ऑफ टन्स अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, आपसे सवाल करेगा कि अगर आपने नंबर ऑफ टन्स एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिए तो वेट ऑफ द कॉइल बढ़ेगा। वेट ऑफ द कॉइल बढ़ने की वजह से तो फ्रिक्शन के इफेक्ट्स बढ़ जाने हैं, तो ये कॉइल ज्यादा रोटेट नहीं करेगी बल्कि कम रोटेट करेगी। तो इसके जवाब में एक बात लिखना पड़ती है, नंबर ऑफ टन्स को इंक्रीज किया जाएगा बट अप टू दी सर्टेन लिमिट, एक खास हद तक। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टन्स को हम वैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, आंखें बंद करके इंक्रीज नहीं किया जाएगा, बट अप टू दी सर्टेन लिमिट, एक ऐसी लिमिट तक कि जब तक फ्रिक्शन का इफेक्ट चेंज ना हो या ज्यादा इंक्रीज ना हो। सिमिलरली बच्चों एरिया को इंक्रीज कर दे, ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ज्यादा इंटरेक्शन होगा, तो ज्यादा इंटरेक्शन की वजह से ज्यादा रोटेशन के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखनी है आपने, वो चीज क्या याद रखनी है आपने, कि हमारे पास यहां पर भी जो एरिया ना उसके बढ़ जाने की वजह से हमारे पास जो वेट है उसके बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि मटेरियल ज्यादा यूज होने वाला है। तो कोशिश यही करनी है कि एरिया भी इंक्रीज करें अप टू द सर्टेन लिमिट। और तीसरी चीज हमारे पास जो चौथी चीज यहां पर दिख रही है वो सी, स्प्रिंग नेचर है। अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट कम कर दूं, यानी सॉफ्ट स्प्रिंग ले लूं, स्प्रिंग कांस्टेंट हम कम कर रहे हैं, अगर हम सी कांस्टेंट को कम कर देते हैं, उसकी जो नेचर है उसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू कम करते हैं, तो हमारे पास जो सेंसिटिविटी है वो क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा रोटेट करेगा। यानी सी कम कर देने से हमारे पास क्या होगा, जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट हो रहा है। अब अगर मैं सी को कहता हूं कि मैं डिक्रीज कर रहा हूं, उसके कांस्टेंट को कम कर रहा हूं, उसका मतलब जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट होने वाला है। अब जो सॉफ्ट स्प्रिंग है, स्पाइरल है, वो क्या करेगा, जल्दी से डिफ्लेक्ट भी करेगा और जल्दी से वापस भी आएगा। सो वो जल्दी रिस्टोर करेगा और ज्यादा डिफ्लेक्शन के उसके अंदर चांसेस हैं, क्योंकि सॉफ्ट है, उस पर उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही। इसी तरह अगर सी इंक्रीज करते हैं, सी इंक्रीज कर देने से हमारे पास क्या हो रहा है, जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो रही है। यानी स्प्रिंग को, स्पाइरल को हार्ड कर दिया, स्पाइरल हार्ड होने जाने से क्या होगा, अब हमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगवानी पड़ेगी उसको रोटेट करवाने के लिए। सो क्या हुआ, सेंसिटिविटी कम हो गई। तो हम देख रहे हैं कि सेंसिटिविटी के अंदर चार फैक्टर्स हैं, इन चारों को अगर हम चेंज करें विद इन दी लिमिट्स, तो हम सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पर अक्सर पूछता है कि गैल्वेनोमीटर्स में सबसे बेहतरीन गैल्वेनोमीटर कौन सा है। तो नाम याद रखेंगे बच्चों, इस गैल्वेनोमीटर को हम कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का नाम बताया है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, दैट इज द मोस्ट स्टेबल गैल्वेनोमीटर, जो अपनी डिफ्लेक्शंस को फौरन से जीरो पर ले आता है, डिफ्लेक्शंस को खत्म कर देता है जब हम कभी सर्किट से करंट के फ्लो को खत्म कर देते हैं। सो इस बात को याद रखना है आपने कि सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे जो बेहतर हमारे पास गैल्वेनो है, दैट इज दी डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो यहां इस बात को अभी हम एंड करेंगे। बहुत सारी चीजों को हमने समराइज किया, स्पेशली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझा, और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस बात को समझा, और साथ में हमने डिफ्लेक्टिंग और रिस्टोरिंग टॉर्क को भी समझा। तो इसके बावजूद अगर बच्चों को कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इनके तमाम तरह के सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे।